इंडिया का प्रोस्टिट्यूशन के साथ रिश्ता बहुत पुराना और कॉम्प्लिकेटेड है। यह रिश्ता इतना गहरा है कि इसका जिक्र प्राचीन काल से लेकर आज तक के साहित्य और कला में मिलता है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में छुपके बात होती है, लेकिन इसका प्रभाव हर युग में देखा गया है। खुल के कभी चर्चा नहीं होती। यह एक ऐसा रहस्य है जो हर गली, हर मोहल्ले में छुपा है। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रहा है। यह एक ऐसा पेशा है जो समाज के हर तबके को छूता है। इस छुपे हुए इतिहास को समझना होगा, तभी हम इसकी वर्तमान स्थिति को समझेंगे। यह समझना जरूरी है कि कैसे यह पेशा सामाजिक और आर्थिक ढांचों को प्रभावित करता है। सिर्फ तभी हम चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और सार्थक बदलाव ला सकते हैं। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। अलग अलग दौर में इस पेशे में महिलाओं की जिंदगी समाज के नियमों और पावर स्ट्रक्चर्स से प्रभावित रही है। यह एक ऐसा पेशा है जो महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। प्राचीन रिचुअल से लेकर कॉलोनियल शोषण तक हर युग में इसकी अपनी कहानी है। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन की कहानी बदलते समय की तरह है। यह कहानी हर युग के साथ बदलती रही है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें इज्जत और शोषण दोनों शामिल हैं, और यह कहानी हर युग में अपनी छप छोड़ती है। ताकत और कमजोरी दोनों हैं। यह कहानी समाज के हर पहलू को दर्शाती है। आइए इस इतिहास को गहराई से समझते हैं और इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। आईएसएस पुराने पेशे से जुड़े बदलते रूल्स और नजरियों को समझते हैं। भूतकाल पर रोशनी डालकर हम वर्तमान को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और समझ में सुधार ला सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्राचीन भारत में प्रोस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आज की समझ से बहुत अलग था। उस समय यह एक व्यवसाय था जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रोस्टिट्यूट्स, जिनको अक्सर गणिकस कहा जाता था, उनका समाज में एक अलग ही मुकाम था। यह महिलाएं न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपनी कला और ज्ञान के लिए भी जानी जाती थी। वो सिर्फ ऐसी महिलाएं नहीं थी जो सेक्सुअल सर्विसेज देती थी। इनका योगदान समाज के अन्य क्षेत्रों में भी था, जैसे कि कला और संस्कृति। वो अक्सर बहुत ही शिक्षित और संगीत, नृत्य और बातचीत कला में निपुण होती थी। इनका प्रशिक्षण बहुत कठिन होता था और ये अपने क्षेत्रों में महारत हासिल करती थी। गानिकास को काफी सम्मान और पहचान मिलता था। उन्हें राज दरबार में भी उचित स्थान मिलता था और उनका योगदान राज्य के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता था। वो कला के प्रमुख पात्र होते थे और रॉयल कोर्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राज दरबार में उनकी उपस्थिति कला और संस्कृति को समृद्ध बनाती थी। कुछ तो प्रभाव और शक्ति के पदों तक पहुंच गई थी। ये महिलाएं अपने समय की प्रभावशाली व्यक्ति थी जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी अपना योगदान देती। उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति ने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती। ये महिलाएं अपने आर्थिक स्वतंत्रता के कारण अपने जीवन के फैसले स्वयं लेती थी। कामसूत्रा जैसे प्राचीन टेक्स्ट्स में प्रोस्टिट्यूशन का जिक्र मिलता है। ये टेक्स्ट्स न सिर्फ इस पेशे का वर्णन करते हैं, बल्कि इसके एथिकल कंडक्ट के लिए गाइडलाइंस भी प्रदान करते हैं। वो आईएसएस पेशे में एथिकल कंडक्ट के लिए गाइडलाइंस भी प्रदान करते हैं। ये गाइडलाइंस इस व्यवसाय को एक मर्यादा और सम्मान के साथ देखने का दृष्टिकोण प्रदान करती थी। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये टेक्स्ट्स उस युग के एलीट पर्सपेक्टिव को दर्शाते हैं। ये एलीट दृष्टिकोण आम जनता के जीवन से अलग था। प्रोस्टिट्यूशन में शामिल आम महिलाओं का जीवन काफी अलग रहा होगा। उनका जीवन एलीट महिलाओं से भिन्न और कठिन परिस्थितियों से भरा हो सकता था। देवदासी सिस्टम, जो इंडिया के कुछ हिस्सों में प्रचलित था, एक अलग ही नैरेटिव पेश करता है। यह प्रथा, जो प्राचीन भारत में शुरू हुई थी, अपने अस्तित्व के प्रारंभिक दिनों में एक पवित्र और सम्मानित प्रथा थी। कम उम्र की लड़कियों को, जो अक्सर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से होती थी, भगवान की सेवा के लिए मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था। ये लड़कियां अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण कर देती थी और मंदिर के नियमों का पालन करती थी। इन देवदासीज को न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों, बल्कि संगीत और नृत्य का भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। ये कलाएं उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। वे मंदिरों में प्रस्तुतियां देती थी और उन्हें देवता और भक्तों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था। उनका योगदान मंदिर के धार्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। शुरू में
देवदासिस को मंदिर हिरार्की में एक सम्मानित स्थान प्राप्त था। उन्हें मंदिर के उचित पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। वे सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद लेती थी और अक्सर साक्षर और कला में कुशल होती थी। उनका जीवन एक उदाहरण माना जाता था। हालांकि समय के साथ यह सिस्टम और भी शोषित होता गया। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक दबावों ने इस प्रथा को प्रभावित किया। समाज के शक्तिशाली लोग देवदासिस की कमजोरी का फायदा उठाने लगे। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए इन नारियों का शोषण करने लगे। पवित्र सेवा और सेक्सुअल शोषण के बीच की लकीरें धुंधली हो गई। देवदासिस के जीवन में एक दोहरा चरित्र उभर कर आया। देवदासिस को अक्सर अमीर पत्रों या मंदिर के पुजारियों के साथ सेक्सुअल संबंधों के लिए मजबूर किया जाता था। यह संबंध अक्सर जबरदस्ती और शोषण पर आधारित होते थे। यह शोषण पीढ़ियों तक चलता रहा, जिसे महिलाएं और लड़कियां दुर्व्यवहार और गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए। इस प्रथा का इतिहास एक कठिन और पीड़ा से भरा हुआ है। मुगल एरा में तवैफ्स का उदय हुआ। ये ऐसी हुनरमंद कोर्टेसन्स थी जिन्होंने मुगल कोर्ट को अपनी खूबसूरती, हमूर और कला से मोहित कर लिया था। देवदासिस के विपरीत तवैफ्स मंदिरों से बंधी नहीं थी। वे स्वतंत्र रूप से काम करती थी, अक्सर काफी धन और प्रभाव हासिल करती थी। तवैफ्स कला, साहित्य और संगीत की संरक्षक थी। उन्होंने मुगल काल के दौरान सांस्कृतिक रुझानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सैलून्स उस समय के बुद्धिजीवियों, कलाकारों और प्रभावशाली हस्तियों के लिए मिलन स्थल बन गए। हालांकि तवैफ्स का जीवन जटिल और बहुआयामी था, जहां कुछ ने स्वतंत्रता और एजेंसी का आनंद लिया, वही दूसरों को शोषण और सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि किसी भी व्यवस्था के भीतर व्यक्तिगत अनुभव बहुत भिन्न हो सकते हैं। सेक्शन 5 कॉलोनियल शैडोज, शोषण और ब्रॉथल्स का बढ़ता प्रभाव। ब्रिटिश का इंडिया आना एक बहुत बड़े बदलाव का दौर लेकर आया, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन का सिनारियो भी शामिल था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका फोकस विक्टोरियन मोरालिटी और नेटिव पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना था, उसने ऐसे लॉज बनाए जिससे प्रोस्टिट्यूशन को क्रिमिनलाइज और स्टिग्मेटाइज कर दिया गया। द कंटेजियस डिजीजेस एक्ट्स, जो 19वीं सदी के मध्य में शुरू किए गए थे, ने उन महिलाओं की जबरन परीक्षा और हिरासत की अनुमति दी जिन पर वेश्यावृत्ति का संदेह था। ये कानून, जो ऑस्टेंसिबली यौन रोगों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से थे, ने महिलाओं को अनुस्प्रोपोर्शनेटली लक्षित और हाशिए पर रखा। कॉलोनियल पीरियड में इकोनॉमिक तंगी और विस्थापन के परिणाम स्वरूप वह ब्रॉथल्स का उदय भी देखा गया। गरीब परिवारों की महिलाएं, जिनके पास अक्सर सीमित विकल्प होते थे, जीवित रहने के साधन के रूप में वेश्यावृत्ति में चली जाती थीं। सेक्शन 6 आधुनिक भारत एक जटिल सच। स्वतंत्र भारत में प्रोस्टिट्यूशन एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा बना हुआ है, जहां 1956 का अनैतिक व्यापार, रोकथाम अधिनियम तस्करी और शोषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था, वही जमीनी हकीकत का हिन अधिक सूक्ष्म है। गरीबी, शिक्षा की कमी और सीमित अवसर आज भी कई महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल रहे हैं। सामाजिक कलंक और भेदभाव उन्हें और हंसी पर डालते हैं, जिससे शोषण के चक्र से बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं का जीवन अक्सर हिंसा, दुर्व्यवहार और बुनियादी अधिकारों की कमी से भरा होता है। कई लोगों को योनि संचरित संक्रमण और मनोवैज्ञानिक आघात समेत स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सेक्शन 7 एंड हीर में सपने आशा की किरण। अत्यंत चुनौतियों के बावजूद यह याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रोस्टिट्यूशन में शामिल महिलाएं सिर्फ विक्टिम्स नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनके अपने सपने हैं, इच्छाएं हैं और बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश है। प्रोस्टिट्यूशन में शामिल कई महिलाएं ऐसे भविष्य का सपना देखती हैं जहां वे इस जीवन को पीछे छोड़ सकें। वे अपने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ऐसे अवसर प्रदान करने की इच्छा रखती हैं जो उनके पास कभी नहीं थे। उनकी कहानियां मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरे से अंधेरे हालातों में भी उम्मीद की किरणें होती हैं। सेक्शन 8 एनजीओज, मदद का हाथ बढ़ाना। प्योर भारत में कई एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस प्रोस्टिट्यूशन में शामिल महिलाओं की मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और लीगल एड जैसी कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
ये ऑर्गेनाइजेशंस महिलाओं को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल वापस पाने के लिए एम्पावर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं जो निर्णय और कलंक से मुक्त होता है। वे महिलाओं को उन कौशलों और संसाधनों से लैस करते हैं जिनकी उन्हें शोषण के चक्र से मुक्त होने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की आवश्यकता होती है। सेक्शन 9, एक उज्ज्वल सुबह की ओर। शोषण और ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुआयामी अप्रोच की जरूरत है। इसके लिए सोसाइटल एटीट्यूड्स में बदलाव, लॉ एनफोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करना और कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स की जरूरत है। ह्यूमन प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को चुनौती देनी होगी। हमें एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है जहां महिलाओं को मजबूरी में शोषण की स्थिति में न धकेला जाए। महिलाओं को शक्त बनाकर उन्हें इन अवसर प्रदान करके और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और न्याय तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करके हम एक उज्जवल और अधिक न्याय संगत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।